हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप। बज चुके हैं शाम के 6। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल के लिए आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, जो आप सभी को थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हम जो टेस्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 प्रीवियस ईयर है, यानी कि क्वेश्चन बैंक है। इसमें हम आपके साथ टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये फुल्ली डेडिकेटेड जो टॉप 50 क्वेश्चन है, ये आपके जीके जीएस स्टैटिक और यूपी पुलिस के लिए जो आने वाले आपके 37 से 38 क्वेश्चन है, उन सभी को ये पूरा करता है। और ये हमने जो सीरीज चलाई हुई है, ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की सीरीज चली हुई है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे। तो ये हमारी क्लास जो है, ये हमारी क्लास फुल्ली जो डेडिकेटेड है वो यूपी पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही परफेक्ट क्लास है आपकी। अगर इसकी आज हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है। तो आप सभी ने फर्स्ट क्लास कर भी ली होगी और आपने अपना लेवल भी चेक किया होगा कि हाँ हम कितना कर पा रहे हैं। ये टेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करके ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यूथ कॉम्पिटिशन टाइम जो है, ये आपके तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद तभी आपको इसका उत्तर भी देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और झट से उत्तर को टिक कर दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रूपकुंड झील को, डिंडवाना झील को, पुलिकट झील को या नक्की झील को। तो आप बताएंगे रहस्यमय झील किस झील को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के, रूपकुंड झील को हम रहस्यमय झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। अगर आपसे पूछ ले कि रहस्य में जो झील है हमारी रूपकुंड झील, वह कौन से जिले में आती, कौन से राज्य में आती है, तो आप बताएंगे जो भारत का यूके है अर्थात उत्तराखंड है, वहाँ पर रूपकुंड झील स्थित है। तो उत्तराखंड हमारे रूपकुंड झील की स्थिति सही है। तो ये होगी हमारे से संबंधित डिटेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिंडवाना झील कहाँ है, तो आप बताएंगे डिंडवाना झील पड़ेगी उदयपुर राजस्थान में। पुलिकट झील कहाँ पर बनेगी, पुलिकट झील वो है जो 2 राज्यों की सीमा बनाती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उन्नक्की झील कहाँ पर है, गुजरात में है। तो सारी झीलों के आपको डिटेल आपको समझ में आ गई होगी और आप सभी ने इस क्वेश्चन को आंसर भी अच्छे से किया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरह हम आपकी तरफ दिए हैं जो हमारी क्रांति है, वो क्रांति का संबंध किस किस से वही आपको बताना है। सबसे पहले है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक। तो आप बताएंगे खाद्य उत्पादन जो वृद्धि है यह किस क्रांति से हुई थी, तो आप बताएंगे ये हो जाएगी हमारी हरित क्रांति से, यानी कि पहले का मिलन पहले से होगा। दूध की क्रांति हो जाएगी श्वेत क्रांति से, मत्स्य पालन का जुड़ेगा जाकर नीली क्रांति से, और उर्वरक के लिए जुड़ेगी, फर्टिलाइजर के लिए जुड़ेगी भूरी क्रांति। तो देख लीजिएगा पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का बनेगा दूसरा, और चौथे का बनेगा चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आप सभी ने मिलान सही किया होगा और आपका भी जो ऑप्शन आया होगा 13, 24 करके आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप सभी के सामने है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। करनाल बंट जो रोग है ये फसल को होता है, यह किस फसल को रोग होता है वही आपको बताना। मटर में होता है, सरसों में होता है, गेहूं में होता है कि धान में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो करनाल बंट रोग है ये होता है हमारे गेहूं में, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। एक गेहुआ जैसे जिसको मामू भी बोल देते हैं, एक मामू उसको मतलब लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। कभी कभी आ जाता है कि मामू जो ये एक खरपतवार होती है, ये उगने वाली कौन सी फसल में है, तो आप बताएंगे वो भी गेहूं में उगने वाली खरपतवार होती है जिसको मामू भी कह देते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो आप लगा देना। खैरा रोग किस में होता है, तो खैरा रोग आप बताएंगे धान में होता है। और खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो आप बताएंगे जिप्सन की कमी से होता है, यानी कि सॉरी जस्ते की कमी से होता है, जिसका परमाणु की मांग कितना होता है 30 होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर के सी से राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। भारत में है, पोलैंड में है, अमेरिका में है कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो डेजर्ट है वो कहाँ पर अवस्थित है, वहीं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। तो आप बताएंगे जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर गिब्सन, सैंडी
और ये भी आपको मरुस्थल जो मिलेंगे वे भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया एक साथ में कॉन्टिनेंट भी है, आप ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अभी तक क्वेश्चन बना लिए होंगे, जितने भी क्वेश्चन अभी आए हैं। नेक्स्ट सीरीज के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप सभी को आपकी स्लाइड पर दे रहा होगा दिखाई। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है अफ्रीका महाद्वीप में जिसकी जो बाउंड्री है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती है? चाड है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, या डी ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों। तो आप बताएंगे अफ्रीका देश का ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बनेगा, वो बनेगा चाड देश। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी आपको पता होगा, मोरक्को की राजधानी है रबात, और मोरक्को ही वही था जहाँ से क्या इन्हें बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और जिसको उसने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, और उसके द्वारा रेहला नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। तो मोरक्को का वही राजकुमार था जो अफ्रीकी देश है, और यहीं से क्या है इन्हें बतूता भारत में आया था। लेकिन हमारे क्वेश्चन का तो राइट आंसर बनेगा चार्ट, ऑप्शन नंबर के ए। आगे नया क्वेश्चन है कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? बेफिन खाड़ी अटलांटा महासागर से, लाल सागर एवं अदंत की खाड़ी से, जावा सागर या हिंद महासागर से, या प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बनेगा डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो आप बताएंगे बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 का तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के। आई होप आप सभी ने ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सोल्व किए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि मांग का नियम किस पर आधारित करता है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, विक्रेता की प्राथमिकता पर, पूर्ति जो कार होता है उसकी प्राथमिकता पर, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि जो मांग का नियम है वो किस पर डिपेंड होता है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, क्योंकि मांग उपभोक्ता की डिमांड पर ही डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर उपभोक्ता की उपभोग की चीज़ें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या है मांग बढ़ेगी। मान लीजिए एक घर पे एक व्यक्ति है जो एक फ़ोन चलाता है, और एक घर पे 5 सदस्य हैं तो उनको पांचों को फ़ोन चाहिए, यानी कि उपभोक्ता की जब उपभोग की वस्तुएं बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली मांग भी बढ़ जाएगी। तो मांग का नियम किस पर डिपेंड होता है? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? नौरोजी ने किया था, महालनोबिस ने किया था, गाई बीजी ने किया था, तेंदुलकर ने किया था? यानी कि भारत की राष्ट्रीय जो आय होती है उसका आकलन सबसे पहले किसने किया था? भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब आरंभ की गई थी? 1951 में, 1974 में, 1952 में, या 1991 में? तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, 1991 में की गई थी। आपको पता होगा 1991 में LPG मॉडल को भी शुरू किया गया था। उसी को क्या है उसको बोल देते हैं आर्थिक सुधार नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमने LPG मॉडल शुरू किया था। अगर आपसे ये पूछ ले कि जब प्रथम नीति आर्थिक नीति सुधार लागू किया गया था इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे PV नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, और गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? तो आप बताएंगे मनमोहन सिंह थे। तो आप सभी को ये संबंधित डिटेल भी याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन उस तरह की फॉर्म में पूछता है तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से बनाकर ले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोड चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आप सभी का क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कि प्रकाश किसी माध्यम में क्या है चल रहा है, अगर आप उस माध्यम का ताप बढ़ा देते हैं तो उस माध्यम में प्रकाश का जो वेग होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप बताएंगे घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि ताप का प्रकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डायनोमा वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। यानी कि डायनोमा
एक यंत्र है जो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनोमा के द्वारा कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेंगे सही जवाब। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा कि ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसको ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस आप इतना कर सकते हैं कि किसी ऊर्जा का रूप आप किसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनोमा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है कि तो निम्नलिखित किसके बराबर होती है। यानी कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है, तो यह है जो कमी होती है वह किसके बराबर होती है। ऑप्शन है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर, या उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर, या बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर, क्या उस पर लगे बाहरी दबाव के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा उत्प्लावन वेग, उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको थ्योरी के माध्यम से पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे कोई भी वस्तु के अगर भार में कमी आती है जब उसे पानी में डुबोते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर ही उस वस्तु में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर का भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और ये जो सवाल बना है ये बना उत्प्लावन वेग बल से, तो वहाँ से फिजिक्स से ये आपको थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है। केरला में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तो सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे चिनार वन्यजीव जो बिहार है, आप बताएंगे केरला में है। जो हमने पहली सीरीज अपनी स्टार्ट की थी इसमें जो फर्स्ट टेस्ट आपका हुआ था उसमें आता है कि पुनासा जलप्रपात कहाँ पर है, तो आपने बताया था एमपी में है। तो साथ में आप इसको भी याद रखेंगे और साथ में आप ये भी याद रखेंगे चिनार वन्यजीव विहार कहाँ पर है, केरला में अवस्थित है। मुझे लगता है कि ये 99% लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा और ये जो भी नया क्वेश्चन है वो आपको सीरीज के माध्यम से मिल ही जाएगा। अगर आप डेली की सीरीज से जुड़े रहेंगे तो 100% आप और बच्चों से आगे की तरफ हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जो क्वेश्चन आप सभी का वेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का एक्स नहीं है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फास्फोरस का और नहीं है वही आपको बताना है। ग्रेनाइट नहीं है, फास्फोराइट नहीं है, पिलोरोराइट नहीं है, या क्लोरापाइट नहीं है। तो आप बताएंगे फास्फोरस का एक्स कोई नहीं है, आपको वही बताना है। वैसे मुझे लगता है कि अगर आपने ऑप्शन पढ़े नहीं होंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया होगा। तो आप बताएंगे जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट ये फास्फोरस का एक्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा फास्फोराइट, पिलोरापाइट और क्लोरापाइट ये किसके हैं, फास्फोरस के एक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर के 15 का तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग की करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाई जा सकती है। यानी कि रासायनिक तत्व जो दूसरे के तत्व से योग करने की क्षमता होती है, अगर वो आपको पता लगाना होगा तो आप किससे पता लगाएंगे, संयोजकता से लगाएंगे, परमाणु क्रमांक से लगाएंगे, परमाणु भार से लगाएंगे, क्या द्रव्यों जो तत्वों के तुल्यांक की भार से लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा संयोजकता से आप क्या उसका प्रयोग या उसके द्वारा क्षमता का योग करने की क्षमता को आप पता कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो धातु जो तत्व होते हैं वो अपने जिनके भारी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने अगर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, तो इसके 2 और 6 हो जाएंगे। अब इसको अपने अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, वो -2 हो जाएगी क्योंकि इसको 2 चाहिए। तो अगर ये क्या करेगा, अगर अपने ही मैं को जरा एक बार ब्लैंक करके बता दूँ, मान लीजिए 2 ऑक्सीजन आपस में मिलेंगी तो इसको कितने भारी अष्टक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2
3 4 5 6 हैं, लेकिन इसको 2 चाहिए तो क्या करेगा, ये 2 इस वाले से ले लेगा और 2 इस वाले से ले लेगा, तो इनकी जो ये संयोजकता हो जाएगी आप इससे पता लगा सकते हैं कि रासायनिक तत्व दूसरे तत्वों की योग करने की क्षमता को आप किससे पता लगाएंगे, संयोजकता से लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के आपके सामने एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, इससे आप अपने क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई कर सकते हैं। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। मुझे लगता है कि स्लाइड आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं। कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होता है उसका आपको एसआई मात्रक बताना है। न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन मीटर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेंगे सही जवाब, तो आप बताएंगे जो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का एस नहीं है, ये क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया, तो ऑप्शन नंबर के ए ग्रेनाइट फास्फोरस का एस नहीं है, ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से रिपीट हो गया, तो ये हो जाएगा संयोजकता से। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट अगर आप कोई लोहे पर वेल्डिंग कराने जाते हैं, क्या एल्यूमिनियम किसी भी चीज़ पर अगर आप वेल्डिंग कराते हैं, तो उस वेल्डिंग करने के लिए आप किस धातु के या किस चीज़ का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम का, कैल्शियम ऑक्साइड या एवं आयरन का, आयरन ऑक्साइड या क्लोरीन का, या कैल्शियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम का। तो वेल्डिंग कराने के लिए किसका मिश्रण का, किसके मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप राइट आंसर करेंगे, तो आप बताएंगे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिश्रण का आप प्रयोग करते हैं वेल्डिंग कराने में। तो ऑप्शन नंबर के 17 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको 2 या 3 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, अभी तक आपके 15+ मार्क्स चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपकी कहाँ पर कमी चल रही है। ये मत सोचिएगा कि वो नहीं पढ़ रहा है, कि वो नहीं पढ़ रहा, पड़ोसी आपसे दुगनी तैयारी कर रहा है, दिन रात तैयारी कर रहा है। अगर आप अपने पड़ोसी को बीट करना चाहते हैं तो आपको उससे दुगनी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो यूथ कॉम्पिटिशन के टेस्ट सीरीज ओनली ऑन आपके लिए प्रैक्टिस शेड्यूल चलाया गया है, जीके जीएस यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल के, ये आपकी तैयारी के लिए 100% कारगर होगा। बट आपको कारगर तभी होगा जब आप उसको डेली अटेंड करेंगे तब। 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बासिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। जो बासिंग सोडा होता है उसका जो सामान्य नाम होता है, जनरल नेम क्या होता है, वही आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा बासिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा, अगर आप केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला बताए जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर 70% बच्चों ने सही किया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में कौन सा है। यानी कि अगर आपको धब्बा रहित लोहा बनाना है तो लोहे के साथ प्रयुक्त किए जाने वाला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, भाई आपको बताना है। कार्बन है, जस्ता है, तांबा है, या क्रोमियम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप बताएंगे क्रोमियम को आप लोहे के साथ मिक्सर कर देते हैं जिससे आप धब्बा रहित लोहे का प्रयोग बना सकते हैं। तो क्रोमियम हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं कि सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। यानी कि सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कौन सी अशुद्धता होती है जो नमी को सोख लेती है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, क्या सोडियम सल्फेट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे जो मैग्नीशियम क्लोराइड होती है ये सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में जो भी हमारी अशुद्धता होती है उसकी नमी को यह सोख लेता है। तो ऑप्शन नंबर के ए मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको ये सीरीज कंटेंट अगर आपसे के लिए ये क्वेश्चन जो चलाए जा रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने चैनल के साथ यूं ही अपने परिवार के साथ परिवार का हिस्सा बन जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंटेंट और यह चलाई गई सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इस सीरीज़ को उतना ही प्यार सम्मान देंगे जितना कि आपने और सीरीज़ को प्यार और सम्मान दिया है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक घोल जिसका कोलाइडी विलयन होता है द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, गैस में गैस या ठोस में ठोस, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो उसका जो घोल होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बनेगा द्रव में द्रव को हम कोलाइडी विलयन बोलते हैं।
ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाइपरटेंशन निम्नलिखित में से किस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कहते हैं ना ज़्यादा हाइपर मत हो, ज़्यादा हाइपर टेंशन मत कर, तो आप ये शब्द जो यूज करते हैं आप किसके लिए यूज करते हैं वही आपसे पूछ रहा है। हृदय की गति जब तेज होने पर तब करते हैं, हृदय की गति धीमी होती है तब करते हैं, रक्तचाप के बढ़ने पर करते हैं या रक्तचाप के घटने पर करते हैं। तो हाइपर टेंशन का शब्द का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे रक्तचाप के बढ़ने पर आप हाइपर टेंशन का जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता हाइपोटेंशन जो होती है वो रक्तचाप के घटने पर करते हैं और हाइपरटेंशन का रक्तचाप के बढ़ने पर करते हैं। तो दोनों शब्दों का प्रयोग को आपको पता होना चाहिए। अगर हाइपो आएगा तो रक्तचाप का घटना और हाइपर आएगा तो रक्तचाप का बढ़ना। कहते हैं ना ज़्यादा हाइपर मत हो, हाइपर का मतलब होता है अधिक यानी कि बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी को पता चल गया, ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर में कौन से अंग या भाग को प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत हलवा क्वेश्चन होगा। हृदय को करता है, गुर्दा को करता है, मस्तिष्क को करता है, क्या प्रतिरोधी तंत्र को करता है। तो अल्जाइमर जो रोग होता है ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है और अल्जाइमर जो बीमारी होती है इसको भूलने की बीमारी कहा जाता है। अधिकतर ये बीमारी जैसे मनुष्य बूढ़ा होता रहता है तो उस टाइम पर ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो अल्जाइमर जो रोग होता है ये वृद्ध जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें याददाश्त क्या है हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने की जो नियामक है उसका केंद्र होता है। यानी कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हमको निगलने और उगलने के लिए क्या है उसका केंद्र होता है। अनुमस्तिष्क हो जाएगा, प्रमस्तिष्क हो जाएगा, मेंडुला ओब्लोंगेटा हो जाएगा या कौन से हो जाएंगे। तो उगलने और निगलने के लिए कौन सा माइंड हमको या कौन से मस्तिष्क का भाग होता है जो उसको अपने रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब बनेगा वो हो जाएगा आपका मेंडुला ओब्लोंगेटा। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब है। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाने का कारण क्या है। गठिया, रिकेटर्स, अस्थि मृदुता या अस्थि सुविरता। यानी कि ऐसा कहते हैं ना कि जोड़ों में अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल से एकत्र हो जाते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो आप बताएंगे गठिया की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। आई होप आप सभी यहाँ तक भी क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। यानी कि आपको पता होगा कि मानव शरीर में रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पल्स और वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं। जो वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं वे हमारे शरीर में क्यों होती हैं वही आपसे पूछ रहा है। पोषक तत्वों को ले जाने में, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन को ले जाना है, शक्ति प्रदान करना। तो जो वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं ये हमको रोगों के प्रति लड़ाई करने यानी कि हमारी बॉडी को रक्षा करने के लिए कोई भी अगर बाहर बॉडी के अंदर कोई वायरस या कोई भी अगर रोग हमारे बॉडी में जाता है तो वाइट ब्लड कार्पल्स क्या करती हैं हमको उनके प्रति क्या है संक्रमण से संघर्ष करने का शक्ति प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता जो रेड ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में होती है रक्त में वो क्या करती हैं वो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए प्रयोजन करती हैं। उनका मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कराना। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का 26 का राइट आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको आंसर करना है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। कपास है, सरसों है या भिंडी है या गुड़हल है। गुड़हल उसको गुड़हल बोल देते हैं, गुड़हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप राइट आंसर करेंगे तो आप बताएंगे दीदी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सरसों, क्योंकि सरसों क्या है ये मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर के भी 27 का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भिंडी है भिंडी का एक अन्य नाम क्या होता है ओखरा। तो ओखरा जो है भिंडी का एक अन्य नाम भी होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा जब आप रीजनिंग बनाते हैं तो कभी कभी आपको रीजनिंग में जब आप
इक्वलिटी अनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी और सब्जी का नाम दे देगा, किस सब्जी को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर भिंडी को अगर आपसे पूछेगा तो भिंडी को आप ओखरा सब्जी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था। यानी कि जो लोधी राजवंश था इसकी संस्थापक ना किसने की थी। बहलोल लोधी ने की थी, इब्राहिम लोधी ने की थी, सुल्तान इब्राहिम ने की थी, कि सिकंदर लोधी ने की थी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन नंबर 28 से करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे बहलोल लोधी के द्वारा क्या है, लोधी राजवंश की स्थापना की गई थी। आगे आता है आपको इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का वह शासक था जिसकी मृत्यु क्या है, रणभूमि में हुई थी। यानी कि युद्ध करते हुए मारे जाने वाला लोधी वंश का जो शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोधी था। सिकंदर लोधी वही था जिसने आगरा को बसाया था, और इसने क्या है 1504 में इसको बनाया था, और 1506 में क्या है उसको अपनी राजधानी भी बना लिया था। तो सिकंदर लोधी के बारे में आप जानते होंगे, इब्राहिम लोधी के बारे में आप जानते होंगे। जो भी संबंधित डिटेल थी वो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बहलोल लोधी, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और दिए गए कुटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिए गए हैं आपको शासक और उनके द्वारा की गई संधि कौन कौन सी है वही आपको बताना है। पेशवा, भोसले, होलकर, गायकवाड़, इंदौर, बड़ोदरा, पूना और नागपुर, इनसे संबंधित इनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 को जल्दी से सही मिलान कीजिए और मिलाने के बाद मुझे इनका उत्तर देने की कृपा कीजिए, क्योंकि इसके मैंने ऑप्शन क्या है पीछे की तरफ लगा दी थी, वो किसी स्लाइड में नहीं आ रहे थे, क्योंकि 2 स्लाइड में जोड़ने पर स्लाइड छोटी हो जा रही थी। तो मैंने क्या किया है, इनके स्लाइड को पीछे कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा, आप देखते रहिएगा। आप बताएंगे जो पेशवा है, पेशवे का हो जाएगा हमारा इंदौर, नहीं इंदौर नहीं बनेगा, पेशवा का जो बनेगा वो बनेगा पूना। पेशवा का बनेगा पूना। भोसले कहाँ के हो जाएंगे, नागपुर में। होलकर कहाँ के हो जाएंगे, इंदौर के। और गायकवाड़ कहाँ के हो जाएंगे, बड़ौदा के। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा, तो मिलान मैंने कर दिया है, पहले का तीसरा, दूसरे का बनेगा चौथा, और सी का बनेगा पहला, और डी का बनेगा दूसरा। यानी कि 34 और 12 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इधर देख लेते हैं। तो 34 12 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो मैंने वहाँ पर आपको मिलाकर दिखा दिए, जो हमारा कूट मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 30 दिखाई दे रहा होगा कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है। जो महाकाव्य पद्मावत है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है वही आपको बताना है। अमीर खुसरो के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, या मुल्ला दाऊद के द्वारा। तो आप बताएंगे जो पद्मावत ये महाकाव्य था इसकी रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, उस पर लिखा गया एक ग्रंथ है, इसको महाकाव्य भी कह देते हैं। और इसकी रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। आपके सामने है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनको भारत का तोता हिंद भी कहा जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, ये आपको पता ही होगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 31 कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था वही आपको बताना है। बाबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, या खुद स्वयं हुमायूं ने बनवाया था, कि हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। और जो ताजमहल की नकल ली गई है वो हुमायूं के मकबरे से ही ली गई है। तो कभी कभी ये आ जाता है कि ताजमहल की कॉपी आपने कहाँ से की है, तो आप बताएंगे हुमायूं के मकबरे से ताजमहल की कॉपी की गई है। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, जो दिल्ली में अवस्थित है, तो आप बताएंगे हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे क्वेश्चन भी लग रहे होंगे और आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था। विष्णु के, विरूपाक्ष के, राम के, बिठोला के। तो विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने किस देवता के नाम पर शासन किया था वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा विरूपाक्ष। और फिर नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये भी 99% लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा।
आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है कि विदेशी यात्री डाईमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बार से पूछा जाता है कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था, निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाते हैं कि रॉबर्ट ये जो था रोल्फ फिंच किसके दरबार में आया था। तो ये क्वेश्चन बनना एक मामूली चीज़ है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का मतलब यही होता है कि आप अपने क्वेश्चन का डिजाइनिंग देख सकते हैं कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के ऑप्शन है अशोक है, बिंदुसार है, बिंबिसार है या सिकंदर है। तो डाईमेकस जो विदेशी यात्री था वह किसके दरबार में आया था भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा बिंदुसार। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ मैं आप सभी को साथ लेकर चलती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था। यानी गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था। उज्जैन थी, लोथल था या कोलकाता था या पटना था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे गुप्त काल में उज्जैन जो थी सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा था। तो आप बताएंगे लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसको क्या है गोदीवाड़ा भी कह देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रसिद्ध एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आप बताएंगे कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था कि नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये एक चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की तरफ यह मंदिर का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही जवाब बनेगा आप बताएंगे कृष्ण प्रथम के द्वारा क्या है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। एलोरा के जो मंदिर हैं कृष्ण जो कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया था वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के कृष्ण प्रथम। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुए थे। पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, डेनिश है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेंगे सही जवाब कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब बनेगा आप बताएंगे पुर्तगाल के साथ, क्योंकि आपको पता था वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले मसालों का व्यापार जो हमने किया था वो किसके द्वारा किया था वास्को डी गामा के साथ। तो हमारे व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुए थे। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है लिस्बन, आपको ये भी पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन सा था। वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड डलहौजी था कि लॉर्ड कैनिंग था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब जो बनेगा आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग क्या था भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे। आप बताएंगे पांडिचेरी सामरिक केंद्र था इसलिए, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसलिए, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था इसलिए, क्या भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे इसलिए। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में जो शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का देना आपको सही जवाब। तो आप बताएंगे अंग्रेजी सेना क्या थी बहुत ही शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी इसलिए क्या है जो फ्रांसीसी थे वे दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। यह कथन तिलक के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था। यानी कि जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो यह जो कथन दिया था ये दिया था तिलक जी ने, लेकिन यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था वही आपको बताना है। बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, क्या आप बताएंगे लखनऊ अधिवेशन 1916। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह बात कही गई थी। और आपको पता होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 की जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूदाम के द्वारा की गई थी। और आपको यही पता होगा गरम दल और नरम दल जो यहाँ पर आपस में इनका मिलन भी हो गया था और
यहीं पर तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य भी पेश किया था। बात आती है बनारस अधिवेशन 1905, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी के थे, अध्यात्म नहीं, राजनीतिक गुरु थे। बात आती है कलकत्ता अधिवेशन 1906, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 की जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब बात आती है सूरत अधिवेशन 1907, तो सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रास बिहारी बोस के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। तो क्योंकि बोस और घोष में बहुत अंतर हो जाता है, तो आपको ये सही करके आंसर देना है। तो चारों अधिवेशन के मैंने आपको अध्यक्ष बता दिए हैं, संबंधित डिटेल भी आप सभी के सामने रख दी हैं। इस सीरीज को करने का फायदा आपको ये होगा कि आपका क्वेश्चन तो आपके होगा, साथ में आपको ऑप्शन के साथ भी डिटेल दी जाएगी। अब आपको ये देखना है कि आपको अपने साथ धोखा करना है कि आपको अपने माता पिता के साथ धोखा करना है। देखिए, आप पूरे संसार से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप स्वयं से कभी झूठ नहीं बोल सकते। याद रखना कि आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? हरिजन था, अफ्रीकन न्यूज़ था, नवजीवन था, क्या इंडियन ओपिनियन था? ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत हल्का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए जाने वाला अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन। हरिजन पत्रिका भी इन्होंने कहाँ पर चलाई थी? भारत में आकर चलाई थी। नवजीवन पत्रिका कहाँ पर प्रकाशित की थी? तो भारत में की थी। हिंद स्वराज पत्रिका इन्होंने जब लिखी थी जब ये भारत में आए थे, उस समय जब ये आ रहे थे उस समय में इन्होंने क्या किया कि अपनी पत्रिका स्वराज पुस्तक लिखी थी। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे, एचसी मुखर्जी थे, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो आपको पता होगा संविधान में क्या है, कुछ समितियां बनाई गई थी, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे वही आपको बताना है। दो ही ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता है, तो दोनों ऑप्शन उन्होंने डाले हैं। मैं अगर चाहूँ तो सी और डी को अगर मैं कट भी कर दूं तो आपके पास जेपी कृपलानी और एचसी मुखर्जी बनते हैं। तो आपको इन्हीं दोनों ऑप्शन में से अपना आंसर को टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर बनेगा, आप बताएंगे एचसी मुखर्जी को क्या है, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आपसे पूछेगा मूल अधिकार जो उप समिति के अध्यक्ष थे वे कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो आप यहाँ से इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और एग्जामिनर इतना चालू होता है कि वो दोनों ऑप्शन को क्वेश्चन में डाल देता है। तो बच्चे क्या है यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं और बच्चों की गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही फेवरेट है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ आपको दी गए हैं कुछ शब्द और वो शब्द कौन से भाग से संबंधित है वही आपको बताना है। नागरिकता का संबंध कौन से भाग से है, पंचायत का संबंध कौन से भाग से है, राजभाषा का संबंध कौन से भाग से है और सहकारी समिति का संबंध कौन से भाग से है। तो आप बताएंगे नागरिकता जो आती है वो भाग 2 में आती है, पंचायत कौन से भाग में आती है? तो पंचायत भाग 2 में आती है। राजभाषा का उल्लेख कौन से में है? तो भाग 17 में है। और सहकारी समिति का संबंध कौन से भाग से है? तो आप बताएंगे भाग 9 ख से है। तो देखिएगा पहले का आंसर पहला हो जाएगा, बी का आंसर 4 हो जाएगा और सी का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे 2 हो जाएगा और जो हमारा डी है सहकारी समिति का आंसर 3 हो जाएगा। यानी कि 14 और 23 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। 14, 23 जो कोड दिया है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर की सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि आपको ये बताना है, इस सभी लाइनों को अगर मैं 2 लाइन में पेश कर दूं कि भारत में उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी राष्ट्र कोई उपाधि लेता है या नहीं भी लेता है तो आपको अपने देश के राष्ट्रपति से उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो आप बताएंगे कि उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, वहीं आप अपने क्वेश्चन को आंसर बनाकर ले जाएंगे। आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 21 में है या आर्टिकल 56 में है। तो आप बताएंगे उपाधियों का अंत किस में है? आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। अगर आपको किसी भी विदेशी राष्ट्र या किसी अन्य देश से राष्ट्रपति के बिना आगे का आप कोई भी उपाधि स्वीकार
नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 के अंदर क्या है, उपाधियों के अंत का विवरण किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। क्या इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क्या में किया गया है। यह सभी कथन सत्य है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 4 में नहीं है, इनका अधिकार का वर्णन है भाग 3 में। आप कहेंगे कि भाग 4 में किसका वर्णन है, तो आप बताएंगे इसमें हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तक डीपीएसपी का है संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 45 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। आप बताएंगे कारागार, स्थानीय सुशासन, लोक व्यवस्था या समाचार पत्र। तो कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब बनेगा समाचार पत्र जो है ये राज्य सूची के विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर के डी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 47 है कि सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, क्या आपके 15 सदस्य होते हैं, क्या आपके 7 सदस्य होते हैं। तो सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे दीदी सरकारी जो उपक्रम समिति होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 52 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी एक भाग में की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब बनेगा 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, क्या 69वां संविधान संशोधन 1991, क्या 31वां संविधान संशोधन 1973। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है के अधीन उद्घोषणा भारत में संपूर्ण भारत में या किसी एक भाग में आप उसको लागू करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा वो बनेगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह संविधान संशोधन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि इन दोनों क्वेश्चन को आप सही करने की हर संभवतः कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1946 में गठित की गई अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा संभाग यानी विभाग को संभाला था। कला को संभाला था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को संभाला था, विदेश मंत्रालय या राष्ट्रमंडल को संभाला था, क्या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब बनेगा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को किसने संभाला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना है और 100% आपको उसका सही क्वेश्चन करना है। आप बताएंगे निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर बनेगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीव्र एवं सामाजिक विकास का जो संबंध था ये लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो आप बताएंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मुझे लगता है कि स्टूडेंट ये आपने टॉप 50 क्वेश्चन करके आपने आपको जज किया होगा। तो ये थी आज का हमारा यूथ कंपटीशन का सेकंड टेस्ट पेपर जो आपको आपके चैनल पर मिलता है शाम के 6 बजे। और मुझे लगता है कि आप सभी इसका बहुत उत्सुकता के साथ वेट भी करते होंगे, साथ साथ अपनी तैयारी में आपको जज करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए आप सभी को इस सेकंड प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत बहुत
मतलब आप अप्रिशिएट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी करना है और बने रहना है अपने परिवार के साथ, क्योंकि यह तैयारी हो रही है आपके यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल के लिए, जो हमने प्रैक्टिस सेट चलाया हुआ है आपके लिए शाम 6 बजे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि सुबह को 10 बजे आपको हिंदी का PYQ घटना चक्र पर आधारित मिलता है और GK GS का भी PYQ आपको घटना चक्र पर आधारित मिलता है। तो वो तो तैयारी आपकी वहाँ पर चल रही है। हमने सोचा था कि ना बच्चों की GK GS की तैयारी अलग से करा दी जाए। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं शाम 6 बजे आपके यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने परिवार को हिस्सा बना और अपने परिवार को इतना प्यार मान सम्मान भी दिया। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच।